बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन, पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। एक्सक्यूज मी। हम इन दिनों अपनी चर्चा में भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में समझ रहे हैं। आज हम कंपनी प्रारूप को अपने लेक्चर में शामिल करते हैं। कंपनी प्रारूप का आशय सरकारी लोक उपक्रम से है जिसकी स्थापना संबंधित राष्ट्र के सामान्य कंपनी अधिनियम के अधीन की जाती है तथा जिसमें सरकार सभी अंशों अथवा कुछ अंशों के स्वामित्व के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अनुसार सरकारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केंद्रीय तथा अंशतः एक या अधिक राज्यों के पास में हो। इसमें वह कंपनी भी सम्मिलित है जो किसी कंपनी की सहायक है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि कंपनी की जो चुकता पूंजी होती है पेड अप कैपिटल प्रदत्त पूंजी पर सरकार का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत कंपनी के अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम से क्रय किए जाते हैं और संगठन के इस प्रारूप में सरकार के अतिरिक्त देशी व विदेशी व्यक्तियों के अंशधारियों के रूप में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अब इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सरकारी कंपनी की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, एक तो ये कि उसकी जो प्रबंध व्यवस्था है वह कंपनी अधिनियम के लागू होने वाले प्रावधानों के अंतर्गत होती है और जो कंपनी जो प्रावधान है वो अधिनियम वो सरकार ने कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रावधान है उसके तहत चलेंगे। दूसरा ये कि जो सरकारी कंपनी है उसके कर्मचारियों में सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर जहाँ जो प्रतिनियुक्ति पे आते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर आ जाते हैं, प्रतिनियुक्ति पे आ जाते हैं IAS अधिकारी। इनके अलावा कोई भी लोक सेवक नहीं होते इन कंपनियों के अंदर, कोई भी सिविल सर्वेंट्स नहीं होता। और लेखा और अंकेक्षण नियमों से मुक्ति रहती है। जो सरकार के जो लेखा और अंकेक्षण नियम होते हैं उनसे ये कंपनी पूर्णतः मुक्त होती है। कंपनी अधिनियम के तहत वह जरूर उनका नियंत्रण और परीक्षा, उनकी लेखा परीक्षा हो सकती है, लेकिन सरकारी जैसे विभागों के अंदर जैसे लेखा और अंकेक्षण का कार्य होता है उससे उनको छूट होती है। और जो वित्तीय व्यवस्था होती है कंपनी, जो सरकारी कंपनी की, उसके बारे में हम ये कहते हैं कि सरकारी कंपनी का एक अपना धनकोष सरकार से, और यदि कंपनी पर पूर्णतः सरकारी स्वामित्व नहीं है तो निजी अंशधारियों से भी तथा अपनी वस्तुएं एवं सेवाओं विक्रय करके प्राप्त करती है। यानी उसका जो स्रोत है वो सरकार का भी होता है, जो उसका अंशदान के रूप में, जो उसका अंश है उसके रूप में, और बाकी जो अंशधारियों से जो अपने पैसे वो इकट्ठे करती है। और दूसरी बात ये, इसके अलावा बात यह है कि वैधानिक जो संस्था है, सरकारी कंपनी सामान्य अधिनियम में जनित एक वैधानिक निकाय है। इस पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है तथा वह यह स्वयं वाद प्रस्तुत कर सकती है, अनुबंध कर सकती है तथा अपने नाम से संपत्ति प्राप्त कर सकती है। और अब हम आते हैं इस बात पे कि सरकारी कंपनी का जो कंपनी जो प्रारूप है उसके क्या लाभ है। भारत में जो लोक उद्यम है उसमें जो कंपनी प्रारूप है उसमें सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि उसको स्थापना करने में बड़ी सुगमता है। सरकारी कंपनियों की स्थापना हेतु कोई पृथक अधिनियम पारित करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे तो एक सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत उसको रजिस्ट्रेशन उसका कराने की जरूरत है। तो यह बहुत सुगमता पूर्वक कार्य किया जा सकता है। इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व है, जैसा मैंने अभी आपको ही विशेषताओं में बताया कि इसका एक वैधानिक अस्तित्व है
तो इसके अंतर्गत हम वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, वो खुद बात किसी के अनुबंध कर सकती हैं। इस तरह से ये सुगमता लाते हैं, ये किसी भी कंपनी के चलाने के अंदर सुगमता के कारक बन जाते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकती है कंपनी, जो अपनी जो सामान सेवाएं वस्तुएं उपलब्ध कराने में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के से जनता को उचित मूल्य पर श्रेष्ठतम वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन के वातावरण के अंदर कंपनी अपना कार्य कर सकती है। निजी एवं लोक हितों में सामंजस्य ला सकती है। सरकारी कंपनी में सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के सहभागियों द्वारा भी अंश पूंजी में हिस्सा बटाए जाने की सुविधा रहती है। इस प्रकार सरकारी कंपनी निजी एवं लोक क्षेत्र दोनों की कार्यक्षमताओं एवं योग्यताओं का लाभ उठा सकती है। इसके अलावा व्यावसायिक सिद्धांतों पर संचालन कर सकती है। सरकार जो लोक उद्यम है, उनका मूल उद्देश्य सेवा करना है, लाभ कमाना नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी कंपनी प्रारूप का विकास प्रमुखतः व्यावसायिक आधार पर चलाए जाने वाले लोक उद्योगों के लिए हुआ है। अतः व्यावसायिक प्रकृति के उपक्रमों के लिए सरकारी कंपनी प्रारूप ही अधिक उपयुक्त होता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं मारुति उद्योग लिमिटेड का। इसमें सरकारी निवेश हुआ था। यह कार बनाने की इंडस्ट्री है, लेकिन अब कार तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हर व्यक्ति को पूरे देश के अंदर लोकहित में जरूरी है, लेकिन कार जो इंडस्ट्री है उससे काफी बड़ा और दूसरे उद्योगों को बूस्ट मिलता है। तो उस बूस्ट को देने के लिए, दूसरा उस व्यवसाय के अंदर प्रतिस्पर्धा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हेल्दी कंपटीशन लाने के लिए, उससे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, उससे बेटर प्रोडक्ट्स आपको मिल सकेंगे उचित मूल्यों पे। इन सब चीजों से क्या है वो लोक हित और निजी हित और ये सब सामंजस्य आ पाता है। व्यावसायिक सिद्धांतों पर वो ऐसी इंडस्ट्री फिर काम कर पाती है, क्योंकि व्यावसायिक प्रकृति के उपक्रमों के लिए सरकारी कंपनी प्रारूप अधिक उपयुक्त पाया गया है। प्रबंधकों, इसके अलावा एक बात और यह भी है कि प्रबंधकों में निरंतर जागरूकता रहती है। सरकारी कंपनी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद एवं संबंधित राज्य की विधानसभा में, यदि कोई राज्य सरकार भागीदारी हो तो, प्रस्तुत करनी पड़ती है। वार्षिक रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया जाता है तथा आवश्यक होने पर संबंधित मंत्री से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस पूछताछ में सामान्यतः कंपनी की प्रकृति, कार्य संचालन, कुशलता एवं नीतियों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः प्रबंधकों को निरंतर सतर्क एवं जागरूक रहना पड़ता है। और सबसे बड़ा फायदा जो हम कंपनी प्रारूप में देखते हैं वो कार्य में लोचशीलता है। सरकारी कंपनी के प्रबंध में प्रशासनिक जटिलताओं एवं नौकरशाही के वातावरण से मुक्ति के कारण कार्य संचालन में स्वतंत्रता तथा लोचशीलता रहती है। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम की कतिपय धाराओं को छोड़कर शेष सभी में केंद्रीय सरकार को आवश्यक परिवर्तन करने तथा उन्हें सरकारी स्तर पर लागू करने अथवा न करने का अधिकार होता है। अब हम ये तो दोष थे, ये तो लाभ थे जो हमने सरकारी कंपनी प्रारूप के हमने अभी डिस्कस किए। अब हम आते हैं दोष, जो कमियां हैं उन पर। एक तो सरकारी कंपनी की जो विधायिका है उसके प्रति उत्तरदायित्व कम है। अब क्योंकि इनका बिना किसी संसद के अधिनियम के क्रिएशन हुआ है किसी कंपनी का, तो और सरकारी कोष बजट से उसके लिए हमने पैसे भी उसको अलग किए, लेकिन व्यवस्थापिका से कोई ज्यादा विचार विमर्श नहीं होता है। और कई बार यह आलोचना भी आई है कि सरकारी कंपनी को नियंत्रित करने वाला अधिनियम सामान्यतः अर्थपूर्ण नहीं होता है। व्यवहार में यह अधिनियम सरकारी कंपनियों से अनेक अनावश्यक औपचारिकताओं तथा कार्यवाही पूरी करने की अपेक्षा करता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी की बात आती है यहाँ पे, सीमित उत्तरदायित्व की विचारधारा आती है। धन का दुरुपयोग माना है कई लोगों ने सरकारी कंपनी के प्रारूप को। कई बार कंपनी की स्थापना के समय प्रारंभिक खर्चों हेतु धन कोष का प्रावधान आकस्मिक निधि से अग्रिम लेकर किया गया है। इसका परिणाम यह होता है कि संसद वस्तु स्थिति से अवगत होने से वंचित रह जाती है। संसद सरकारी कंपनी की विगत तथा भविष्य कार्यक्रमों को इंगित करने वाले बजट से भी अवगत नहीं हो पाती है।
गोपनीयता का अभाव भी एक आरोप है इस पे कि सरकारी कंपनी को स्वयं के वर्ष भर के कार्यकलापों एवं गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण वार्षिक रिपोर्ट में देना होता है, संसद में प्रस्तुत करना होता है। तो बाकी जो कंपनीज जो प्राइवेट हैं कंपनीज, उन कंपनीज को तो कहीं भी अपने भावी योजनाओं के बारे में किसी को नहीं बताना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि संसद के अंदर एक रिपोर्ट आएगी तो उससे उसकी रिपोर्ट से उसकी जो योजनाएं हैं वो पहले ही उजागर हो जाती हैं, तो उसको एक ये अच्छी बात नहीं माना जाता है कॉम्पिटिटिव बिजनेस के मॉडल के अंदर। इसे स्वायत्तता का अंत भी कहा गया है कि सरकारी कंपनी के संचालकों के अधिकार सीमित होने के कारण वे कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि कंपनी के संचालक मंडल को ऋण लेना, प्रबंधकों की नियुक्ति करने, पूंजी निर्गमित करने, योजनाओं के निर्माण तथा विनियोजन करने में किसी प्रकार की स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। इन सब चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर काफी शॉर्टकमिंग्स भी हैं। अब भारत में सरकारी कंपनियों के प्रचलन के कारण क्या हैं? सरकारी देखिए सबसे पहला कारण तो यह है कि स्थापना में सुविधा है। जैसे लोक निगम की अपेक्षा सरकारी कंपनी की स्थापना में सरकार को सबसे बड़ा लाभ ये होता है। जैसे लोक निगम है उसके लिए तो आपको विधायिका में जाना पड़ेगा, अधिनियम लाना पड़ेगा, है ना, लंबी प्रोसेस है, लीगल एंटिटी बनानी पड़ेगी उसके। यहाँ सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना है कंपनीज एक्ट के तहत, तो इस बहुत सिंपल है। मतलब मंत्रिमंडल ने अगर निर्णय लिया, कैबिनेट से निर्णय लिया वो, और फाइनेंस का प्रोविजन कीजिए, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, कंपनी की स्थापना हो गई। अप्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण है। सरकारी कंपनी के संपूर्ण अथवा अधिकांश अंश राष्ट्रपति के नाम से क्रय होते हैं। इससे सरकारी कंपनी के संपूर्ण मताधिकार पर राष्ट्रपति का अधिकार रहता है। राष्ट्रपति के नाम से इन सभी अधिकारों का प्रयोग संबंधित मंत्रालय का सचिव करता रहता है। अतः सरकारी कंपनी प्रारूप के अंतर्गत सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा जाना संभव होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है और इंडिया के अंदर इसी कारण से हमने कंपनीज को एस्टैब्लिश किया है। स्वायत्त शासी प्रारूप है, संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। संचालक मंडल द्वारा प्रबंध किए जाने के कारण कंपनी के कार्यकलापों में समुचित स्वायत्तता आ जाती है। विस्तार एवं प्रसार, औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों की प्रगति के साथ विस्तार एवं प्रसार की आवश्यकता पड़ती है। सरकारी कंपनी प्रारूप इसके लिए पूर्णतः उपयुक्त है। तो सरकारी कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन करके विस्तार एवं प्रसार कार्यक्रम क्रियान्वयन सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। और सचिवों का प्रभुत्व भी होता है इसके अंदर, अब क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सरकार की तरफ से लोग उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते रहे, तो जो विभाग के जो सचिव होते हैं विभिन्न मंत्रालयों के, वो इस प्रारूप के अंदर काफी प्रभुत्वशील रहते हैं। अतः कुछ लोगों का मत यह भी है कि सरकारी सचिव यह नहीं चाहते हैं कि लोक उद्योगों पर से उनका वर्चस्व समाप्त हो जाए तथा संसद एवं सरकार के प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी लोक निगमों की स्थापना हो। इस प्रकार मंत्रालय सचिव वर्ग का वर्चस्व सरकारी कंपनी प्रारूप को बनाए रखने का निरंतर प्रयास करता रहता है। तो हमने अभी यह समझा कि भारत में सरकारी कंपनियों को एक तो सबसे पहली बात तो ये हमने समझी कि कैसे सरकारी कंपनी का अर्थ ही क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे उनकी स्थापना होती है। हमने यह जाना कि उनकी विशेषताओं के अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको एक लोचीलता होती है उनके अंदर। जो प्राइवेट बिजनेस के तरीके होते हैं कंपनी चलाने के, वो यहाँ पे स्थापित हो सकते हैं। व्यावसायिक सिद्धांतों का संचालन हो सकता है और प्रबंधकों को जो है वो हरदम जागरूक रहकर के कार्य करने की जरूरत होती है, कार्य में लोचीलता होती है। ये सब लाभ होने के कारण सरकार भारत में भी हमने सरकारी कंपनियों का काफी एस्टैब्लिश होने का प्रोविजन को देखा है। एक वैधानिक संस्था होती है और अब हमने लास्ट में हमने यह भी समझा कि हमारे देश के अंदर सरकारी कंपनियों के संचालन के कारण क्या है, जिसमें स्थापना में सुविधा, प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण की संभव होना, स्वायत्त शासी प्रारूप होना, विस्तार एवं प्रसार का जो स्कोप है उसमें, और जो हमारे देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे सचिव लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि निगम जैसी एक जटिल व्यवस्था की जाए और जिसका जो अकाउंटेबिलिटी है, जिसका जो उत्तरदायित्व है, वो संसद के प्रति रहेगा और उनको ज्यादा निर्णय लेने के अंदर
लोचेलता नहीं रहेगी, उनका प्रभुत्व नहीं रहेगा ज़्यादा, और सरकारी कंपनी के अंदर तो उनका प्रभुत्व रह पाता है। इसलिए हमारे देश के अंदर कंपनी प्रारूप काफ़ी लोकप्रिय हमने देखा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।